नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य संबंधी, भाषा विज्ञान संबंधी व काव्य शास्त्र संबंधी PYQ को करते हुए हम आज की क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा विषय रहेगा आज छंद। क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में छंद संबंधी 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है केवल पीजीटी परीक्षाओं में ही पूछा जाता है, टीजीटी परीक्षाओं में भी हमें छंद संबंधी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो DSSB की अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। पीजीटी परीक्षाओं में छंद से संबंधी जो है एक प्रश्न अवश्य ही पूछ लिया जाता है। DSSB पीजीटी हिंदी के अंतर्गत 1 या 2 नंबर आपके यहाँ से जो है पक्के हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है, क्योंकि बच्चों को छंद का टॉपिक थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आज की वीडियो आप देखोगे तो आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। आप सभी को पता है पिंगल जो है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, अर्थात प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देख लेते हैं। छंद सूत्र नामक इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रश्न से जुड़े हुए जब हम देखते हैं तो देख लेते हैं भाई, 1 मिनट भाई। देखते हैं, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंद का दूसरा नाम पूछा जाए तो पिंगल ही है। तो पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ कौन सा है, तो ना ध्यान रखना है छंद सूत्र। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है छंद शास्त्र को। ये पूछा जा सकता है छंद शास्त्र का एक अन्य नाम और कौन सा है, तो पिंगल शास्त्र जो है छंद शास्त्र का एक अन्य नाम है, यानी कि दूसरा नाम है। छंद शास्त्र 8 अध्यायों का एक सूत्र ग्रंथ है और अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण है। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी तथ्य पूछा जाए तो आप आसानी से जो है परीक्षा में आंसर दे सकते हो। इसको एक बार आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। इनमें से कौन सा छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? अभी हमने पढ़ा है पिंगल जी द्वारा रचित छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया पीजीटी हिंदी के अंतर्गत प्रश्न है भाई। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद जो है हमारा कड़वक छंद माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, अपभ्रंश काव्य के बहुप्रचलित पद्य झटिका और अरिल और उनसे बने कड़वक आदि थे, जो हिंदी के आदिकालीन साहित्य में दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। अरिल के स्थान पर हिंदी में चौपाई का प्रयोग बढ़ा और कथा काव्यों में इसकी प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। इसकी लोकप्रियता को देखकर ही भक्ति काल में जायसी और तुलसीदास ने आदिकाल का ऋण स्वीकार किया और चौपाई के साथ दोहा रखकर जो है कड़वक बनाने की प्रथा सिद्धो ने अपनी रचनाओं में प्रारंभ की। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है जो कड़वक छंद है वो किन दो को मिलाकर बनता है, तो चौपाई और दोहा को मिलाकर जो है कड़वक बनता है। और उसके बाद और ये प्रथा किसने प्रारंभ की, तो ध्यान रखना है सिद्धो ने प्रारंभ की। फिर जो है तुलसीदास और जायसी ने भी इस शैली को अपनाया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, उसी को आगे चलकर उक्त दोनों महाकवियों ने अर्थात जायसी और तुलसीदास जी ने अपने काव्यों की मुख्य शैली बना लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो इस प्रश्न नंबर 3 से जुड़े और अन्य तथ्य आप यहाँ पर देख सकते हो। आदिकालीन रासो काव्यों में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पे, तोटक, तोमर, पदरी और नाराज का प्रयोग अधिक किया गया है और इसमें कुछ छंद अपभ्रंश में प्रयुक्त हो रहे हैं। आदिकाल में छंद के अतिरिक्त आदिकाल में छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग
कि कुछ शिल्प पद्धतियां प्रचलित रही। इनमें कथानक रूढ़ियों का महत्व है। रासो ग्रंथों में इस प्रकार की रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है। शुक, दुति, देवी शक्तियां आदि इन रूढ़ियों के साधन रहे हैं और ये रूढ़ियां अपभ्रंश साहित्य में भी हमें मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं तो और अन्य तथ्य जब देखें तो अपभ्रंश और हिंदी दोनों में दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से आरंभ हुआ है। तो अपभ्रंश में और हिंदी में जो है दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से आरंभ हुआ है और दोहा छंद अपभ्रंश में जन भाषा से लिया गया था। तो दोहा छंद कहाँ से लिया गया था अपभ्रंश भाषा में, तो ये आपको बता देना है। तो भाषा से ही लिया गया था, इसलिए इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है, तो कई बार विपरीत पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मात्रा की दृष्टि से जो है दोहा के ठीक विपरीत हमें सोरठा देखने को मिलता है। दोहा में जो है 13-13 और फिर जो है 11-11 मात्राएं होती है, लेकिन सोरठा में पहले 11-11 उसके बाद जो है 13-13 मात्राएं होती है। ये इसके बिल्कुल ठीक विपरीत है। प्रथम और तीसरी पंक्ति में 13-13, चौथी दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 ये होती है दोहा के अंतर्गत। और इस प्रकार से इसके ठीक विपरीत 11-11 और 13-13 सोरठा में होती है। और ये मात्राएं कैसे आपको देखनी होती है, ये आप लोग जो है यहाँ पर एक बार थोड़ा सा जो है इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को समझ सकते हो। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। तो किस प्रकार का छंद है ये सोरठा, ये आपको बता देना है। अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा छंद जो है किस प्रकार का है, सममात्रिक है या अर्ध सममात्रिक है, तो आपको बता देना है। तो आगे बढ़ते हैं। इस छंद में दोहे के द्वितीय चरण को प्रथम और प्रथम दोहे के द्वितीय चरण को प्रथम और जो है प्रथम को द्वितीय तथा तृतीय को चतुर्थ और चतुर्थ को तृतीय कर देने से बना जाता है। और इस छंद में विषम चरणों के में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। सोरठा की बताई गई है भाई ये, तो विषम चरणों में अर्थात पहली और जो है तीसरी पंक्ति में हमें 11-11 मात्राएं देखने को मिलेंगी और सम चरणों में अर्थात दूसरी और चौथी पंक्ति में हमें 13-13 मात्राएं देखने को मिलेंगी। और इसी का उल्टा जो है हमारा दोहा का ही उल्टा हो जाएगा हमारा सोरठा, क्योंकि दोहा में जो है दोहा में पहली और तीसरी जो पंक्तियां है उसमें हमें कितनी मात्राएं देखने को मिलेगी, 13-13। और जो दूसरी और जो चौथी पंक्ति है हमारी उसमें हमें कितने मिलेंगे देखने को, 11-11। तो इस प्रकार से आप जो है ध्यान रखना है, 11-11 और 13-13। आगे इसी प्रकार से सोरठा जो है दोहा का उल्टा हो जाएगा। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। तो जो तुक होता है वो प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। तो आप यहाँ से मात्राओं को देख सकते हो। रघुपति, बाण, कृशानु, निशिचर, निकर, पतंग, सम। तो इनमें किस प्रकार से जो मात्राएं लगी हुई होती है ये आपको बता देना है। जैसे कि जो हमारे एक होते हैं हमारे लघु स्वर, एक सेकंड में, एक होते हैं हमारे भाई लघु स्वर, लघु स्वर जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे है, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनमें हमें किस प्रकार की मात्राएं देखने को मिलेगी, इसमें हमें जो है लघु मात्राएं देखने को मिलेंगी। और एक इनके साथ ही आप लगा सकते हो चंद्र बिंदु भी। इनमें सभी में हम लघु मात्राएं लगाएंगे। जैसे कि कै लिखा हुआ है तो कै में ए की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर लघु मात्रा लगेगी। जैसे कमल लिखेंगे हम कैमल, तो सभी में लघु लघु मात्राएं लगेगी, सभी में ए जो है स्वर जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी में जो है जैसे हम लिख देंगे, अपना ही नाम लिख लेती हूँ मैं, कविता, कविता, तो यहाँ पर लघु मात्रा फिर लघु मात्रा
और फिर ता में आ गई मात्रा, यानी कि हमारी दीर्घ मात्राएं आ गई, तो इसमें हमारा आएगा जो है गुरु मात्रा, यानी कि लघु मात्रा का साइन ये होता है और गुरु मात्रा का साइन ये होता है। तो जो ये साइन हमारा ये लघु मात्रा का है और ये साइन हमारा ये गुरु मात्रा का, यानी कि बड़ी मात्रा का। इस मात्रा को हम दो गिनेंगे, दो मात्राएं काउंट करेंगे, और जो है लघु मात्रा को हम केवल एक ही मात्रा काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से आप इनको जो है काउंट करके देख करके आप समझ सकते हो। तो आपको को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया लघु और गुरु की मात्राएं किस प्रकार होंगी। जो हमारे लघु स्वर हो गए उसमें हमारी लघु मात्राएं लगेंगी, और जो हमारे दीर्घ स्वर होंगे उसमें हमारी बड़ी मात्राएं लगे। जैसे बा है, बा पे लगी हुई है, यहाँ पर बा है, तो यहाँ पर हमारे ये हमारी गुरु मात्रा है, यानी कि दो मात्राएं लगी हुई है। ना है, ना की लघु मात्रा है, यानी कि एक मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार से जो है इनको आपको ध्यान रखना। री की मात्रा यहाँ पर हमारी लघु मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार सा की हमारी गुरु मात्रा ही हो जाएगी। नु पे हमारा छोटा ऊ है, तो इसलिए लघु मात्रा एक मात्रा हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और जहां पर हमारी गुरु मात्राएं लगी हुई है, गुरु मात्रा एक तो हमारे दीर्घ स्वरों पर लगती है, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा बड़ा ओ। इस प्रकार से आपको दीर्घ मात्राएं देखने को मिलेंगी उन पर। और एक होती है हमारी अंग, जो हमारा अंग होता है, इस पे भी हमारी बड़ी मात्रा होगी, यानी कि गुरु मात्रा होगी, ये वाली मात्रा होगी। और जो है एक होते हैं हमारे विसर्ग, विसर्ग पर भी हमारी जो है गुरु मात्राएं ही होंगी। जैसे कि यहाँ पर पतंग लिखा हुआ है, तो पतंग जो शब्द है इसमें हमारी गुरु मात्रा होगी। और एक हमारी गुरु मात्राएं उन शब्दों से भी पहले आती है जो हमारे हम कह सकते हैं कि संयुक्त वर्ण होते हैं। और संयुक्त वर्ण से जो पहले का वर्ण होगा उस पे हमारी हमेशा गुरु मात्राएं होंगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर उदाहरण दे करके बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। एक सेकेंड भाई। एक सेकेंड। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो गुरु मात्रा जो हमारी संयुक्त वर्णों से पहले भी होती है, जैसे कि हम लिख देंगे सत्य, सत्य। तो स आपको लगेगा ये हमारी ए स्वर है तो लघु मात्रा ही आएगी, लेकिन स पे लघु मात्राएं ना आकर के गुरु मात्रा आएगी, क्योंकि ये हमारे जो संयुक्त वर्ण है इससे पहले का जो वर्ण आएगा उसमें हमारी हमेशा गुरु मात्रा आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पे लघु आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। एक छंद से संबंधी आपको पूरा टॉपिक समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। तो देख लेते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जो है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आप जो है इनको समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती है। तो अभी हमने पढ़ा है दोहा में जो विषम में होती है 13-13 और 11-11, लेकिन जो है हमारे सोरठा के अंतर्गत हमें विषम पदों में 11-11 और जो है सम पदों में 13-13 मात्राएं देखने को मिलती हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सोरठा। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा है। अभी हमने देखा है दोहा छंद का विपरीत छंद हमारा सोरठा छंद है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद का नाम बताइए। तो आप लोगों को बताइए सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। बार बार यही प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, आपको ध्यान रखना है, काफी इम्पोर्टेंट है प्रश्न ये परीक्षा की दृष्टि से। तो आंसर हो जाएगा हमारा सोरठा, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक पंक्ति दी गई है, यहाँ उपयुक्त पंक्ति में छंद पूछा गया है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो छंद आपको तभी पहचान पाओगे जब आपको मात्राएं लगानी आएगी। तो मात्राओं को गिन करके आप जो है छंदों को यहाँ पर लगा सकते हो। तो इन पंक्तियों में आपको जो है 16 छंद देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले विषम पदों में यहाँ पर जो है आपको ये 11 मात्राएं देखने को मिलेंगी, और जो दोनों सम पदों में जो है इन दोनों के अंतर्गत दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं देखने को मिलेंगी। चाहे आप जो है काउंट करके आप देख सकते हो। क्या जी पे लगेगी लघु मात्रा, फिर लघु मात्रा, फिर हमारी लघु मात्रा, फिर लघु मात्रा, फिर लघु मात्रा, फिर लघु मात्रा, फिर इस पे भी लघु, इस पे भी लघु, फिर यहाँ पर हमारी लगेगी गुरु मात्रा, और यहाँ पे हमारी लगेगी लघु मात्रा। इनको काउंट करोगे तो आप 11 मात्राएं देखने को मिलेंगे, क्योंकि विषम पद है ये। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी 2 काउंट होगी। जो हमारी गुरु मात्रा होती है 2 काउंट होती है, तो 11 मात्राएं होंगी विषम पदों में। इनमें भी जो है आपको 11 मात्राएं देखने को मिलेगी, लेकिन इनमें आपको 13 मात्राएं देखने को मिलेगी, इसलिए आंसर हो जाएगा 16। जहाँ 11 11 और 13 13 मात्राएं हो, वहाँ 16 मात्रा होगी। तो आप देख सकते हो पूरी तरह इस पंक्ति को। उपयुक्त पंक्तियों में 16 छंद है। 16 छंद के विषम चरणों में 11 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती है। तुक प्रथम और तृतीय चरण में होती है, जैसे कि जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करीवर बदन, तो करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इनमें आप जो है इस प्रकार से मात्राओं को लगा करके गिन करके पहचान सकते हो इसमें कौन सा छंद है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं व 13वीं मात्रा पर यति हो, वह हमारा कौन सा छंद होगा। जिसमें 24 मात्राएं हो और 11वीं व 13वीं मात्रा पर यति हो। यति क्या होता है? यति का मतलब हो सकता है जो है थोड़ा ठहराव, रुक जाना। पंक्तियों में जब हम पढ़ते पढ़ते कुछ जो ठहराव होता है ना, वही हमारी यति होती है। जैसे कि हम देख लेते हैं, इस प्रश्न का आंसर तो हमारा वही हो जाएगा, एक सेकेंड, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण की 11वीं व 13वीं मात्रा पर यति हो, वो छंद हो जाता है हमारा रोला छंद। रोला छंद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो आप इसको। इस रोला सममात्रिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, और प्रत्येक छंद की मात्राएं आपको ध्यान रखनी है। हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती है, जैसे कि 28। दोहा में कितनी मात्राएं होती है, सोरठा में कितनी मात्राएं होती है, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। 24 मात्राएं होती है रोला में, और प्रत्येक चरण में 11 11 और 13 13 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है, यानी कि ठहरा होता है, रुक रुकना होता है। और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं, जैसे कि आप जो है इन पंक्तियों के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हो। पढ़ करके आप अपने हिसाब से जो है गिन करके उनको समझ सकते हो, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर, जब नी के दिन आइन है बनत न लगी बेर। तो इन पंक्तियों के अंतर्गत आपको कौन सा छंद देखने को मिलेगा? तो फिर वही बात आ रही है, तो इनमें भी आप जो है मात्राओं को जो है काउंट करके देख सकते हो। प्रथम विषम चरण में 13 13 मात्राएं होंगी और सम चरण में 11 11 मात्राएं होंगी। तो इन पंक्तियों में आपको 2 का छंद देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा छंद किस प्रकार का छंद है? तो अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रिक सम अर्ध समजातिक का छंद है, तो इसमें मात्रिक
अर्थ समजाति का छंद कौन सा माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा दोहा। तो अभी हमने पढ़ा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो आप जो है यहाँ पर जो है इनको मात्रा लगा करके काउंट करके बता सकते हो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? लघु स्वर में आप आएगी आपकी जो सभी लघु मात्राएं, जितने भी हमारे लघु स्वर होंगे और साथ में चंद्र बिंदु, प्लस में चंद्र बिंदु, इनमें सभी में क्या कौन सी मात्रा आएगी? लघु मात्रा, जिसको हम जो है एक मात्रा काउंट करेंगे। फिर जो हमारे जो है दीर्घ स्वर होंगे, जितने भी हमारे दीर्घ स्वर होंगे उनमें आएगी हमारी गुरु मात्राएं। एक सेकंड। आज पता नहीं क्या हो रखा है, पेंसिल साथ नहीं दे रही भाई, चल नहीं पा रही। एक सेकंड।